लोग पढ़ रहे हैं और बैंकिंग में ही आगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोग देख रहे थे, भारतीय जो वित्तीय प्रणाली है, ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। भारतीय जो वित्तीय प्रणाली है, हमने आप लोगों को कल बताया था कि जो भारतीय वित्तीय प्रणाली है उसके दो भाग हैं, दो पार्ट, उसके जो है दो पार्ट। पहला है संगठित वित्तीय प्रणाली। पहला क्या है? संगठित वित्तीय प्रणाली। यानी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। एक है ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम और एक है असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित वित्तीय प्रणाली, ठीक है ना। ये दो तरह के हमारे भारत में वित्तीय प्रणाली, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। देखो एक ही लैंग्वेज में, एक साथ दोनों लैंग्वेज में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, दूसरा मैं बोलूंगा। अगर हिंदी लिखूंगा तो इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश लिखूंगा तो हिंदी में जरूर उसको ट्रांसलेट करूंगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो वित्तीय प्रणाली है, जो ऑर्गेनाइज्ड वित्तीय प्रणाली है भारत की, उसके रेगुलेशन कौन करता है? उसकी नियामक संस्थाएं कौन सी हैं वित्तीय प्रणाली की? यानी जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है भारत का, वो उसके नियामक संस्थाएं कौन सी हैं, रेगुलेशन कौन करता है उसका? तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वित्त मंत्रालय। दूसरा है सेबी, सेबी। तीसरा है आरबीआई, आरबीआई, ठीक है। और चौथा है आईआरडीए, आईआरडीए। तो ये चार जो है भारतीय वित्तीय प्रणाली का जो संगठित वित्तीय प्रणाली है, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके चार नियामक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, आरबीआई और आईआरडी, ठीक है। अब ये चार नियामक, चार अपने जो संगठित वित्तीय प्रणाली है, इसके भी फर्दर चार रूप हैं, हमने आपको कल बताया था। तो पहला रूप क्या है? अब संगठित प्रणाली में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। संगठित जो वित्तीय प्रणाली है, ऑर्गेनाइज्ड जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें जो पहला है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला पार्ट क्या है इसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं। तो वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं भाई? वित्तीय संस्थाओं को पहले कर लेते हैं, अब एक एक करके शुरू करेंगे। तो जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको हम लोग चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारत का जो वित्तीय संगठित वित्तीय प्रणाली है, बहुत विस्तारित वर्जन है इसका, हल्का फुल्का नहीं है। पूरी एक बुक, एक इंडियन कोई राइटर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बुक है उनकी, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा, इंग्लिश में है, पढ़िएगा, बहुत अच्छी। मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वित्तीय फाइनेंशियल सिस्टम जो है भारत का, मैं उन्हीं के बुक से पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक हमें लगी वो, और मैं शेयर भी करूंगा आपको, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है भारत का, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो चार भाग हैं उसके। तो नंबर ए, ये क्या है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, पहला है बैंक, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है भाई? हम्म दूसरा है विकास वित्त संस्थाएं,
विकास वित्त संस्थाएं, विकास विकासात्मक या विकास वित्त संस्थाएं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा क्या है? डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है एनबीएफसी। एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और चौथा क्या है भाई? चौथा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना? क्यों भाई, समझ में आ रहा है सभी को? क्यों भाई, बताइए सब लोग। जी सर। हाँ, तो जो भारत की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो चार तरह की हैं, चार रूप हैं उसके। पहला है बैंक, दूसरा है डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा है एनबीएफसी और चौथा है म्यूचुअल फंड्स। तो अब हम लोग इसमें भी फर्दर अप करेंगे। अब सबसे पहले बैंक को पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम भारत का कैसा है। तो हेडिंग लगा लो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग प्रणाली भारत की। बैंकिंग सिस्टम, भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, आप लोग बताइए कैसा है भारत का। अगर बैंकिंग सिस्टम को आपको डिवाइड करना है तो इसको कैसे वर्गीकृत करो? हाँ भाई, बताइए आप लोग। एनीवन, किसी को पता है? हाँ बेटा, कृपानंद बताइए आप। और कुसुम इसमें सर पता? रिजर्व बैंक ही सर्वे सर्वा है। और और नहीं, बैंकिंग जो भारत का बैंक है उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा प्रश्न का ये मतलब है कि भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। अभी इन्होंने, रूपम ने बताया है, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक, आरआरबीज, ये भारत के बैंकिंग प्रणाली स्ट्रक्चर है भारत का। क्यों भाई, और कोई बताओ। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ये भी सही है। और कौन बताएगा? हैं? हाँ भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्ति ने एकदम सही बताया है, काजोल ने भी सही बताया है। तो भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। भारत की जो वित्तीय प्रणाली है वो दो पार्ट में डिवाइड है। वो जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं भाई? हम्म अनुसूचित बैंक इनको हिंदी में बोलते हैं। अनुसूचित बैंक। और दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है ना? तो दो तरह की हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम है। एक है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक किसको बोलते हैं भाई?
अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची 2 में पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड, उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। बिल्कुल, एकदम सही है। यानी शेड्यूल्ड बैंक भारत के कौन से होते हैं? वे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम 1934 के सेकेंड लिस्ट यानी दूसरी अनुसूची में पंजीकृत हों, उनको ही हम लोग शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। और बाकी सारे कौन हो जाएंगे? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जो पंजीकृत नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड हो। तो एक की डेफिनेशन पता हो, दूसरा अपने आप चल जाएगा। ठीक है ना? तो अब सबसे ज्यादा इस पर फोकस रहेगा हम लोगों का, शेड्यूल्ड बैंक। भारत के अनुसूचित बैंक कितने तरह के हो सकते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? भारत में जो शेड्यूल्ड बैंकिंग सिस्टम है, अनुसूचित बैंकिंग सिस्टम है, वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन से बेटा, बताइए जरा। कुसुम, बताओ बेटा। हम्म कुसुम, पता है बेटा? बिल्कुल, वेरी कोऑपरेटिव गुड। एंड कमर्शियल। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको पता है। यानी जो हमारा शेड्यूल्ड बैंकिंग सिस्टम है भारत का, वो 2 तरह के उसमें बैंकिंग आती है। एक होती है कॉमर्शियल बैंकिंग। आप शेड्यूल्ड अनुसूचित बैंक जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिसको बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक। और दूसरे हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक। हिंदी में सहकारी बोलेंगे ना, सहकारी बैंक। तो हमारा जो अनुसूचित बैंक है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है वाणिज्यिक बैंक, एक होता है सहकारी बैंक। तो अब फिर से फर्दर इन सब में टाइप है। तो देखो बैंकिंग सिस्टम हमारा कितना ब्रॉड है। अब हमारा जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, ये कितने तरह के बैंक होते हैं, किसी को पता है? क्यों भाई? वाणिज्यिक बैंक जो है कितने तरह के होते हैं? एनीवन? गवर्नमेंट, प्राइवेट। नहीं नहीं, और बताइए, और प्रकाश डालिए आप लोग। हम्म वेरी गुड। हम्म सब लोग सही बता रहे हो, बस थोड़ा सा और है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो भारत के जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के बैंकों को हम लोग वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। एक बार यूजीसी नेट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो पहला जो वाणिज्यिक बैंक है उसको बोलते हैं पीएसबीज। क्या बोलते हैं? पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर जो बैंक, पीएसबीज पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं वो कॉमर्शियल बैंक। ठीक है ना? पीएसबीज में कौन कौन आते हैं भाई, कौन बताएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को में कौन कौन आता है, किसी को पता है? क्या एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? हैं? जी सर है। है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक बैंक दोनों में अंतर है?
कि दोनों एक ही हैं? हम्म हम्म ही है सर। देखिए वो, हाँ उसी का पार्ट है। देखिए एसबीआई अभी हम लोगों ने बोला, आप लोगों ने एसबीआई का नाम लिया। एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, बट नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है यार एसबीआई, ध्यान से रखिएगा इसको। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसमें फर्दर 3 प्रकार कर दीजिए। पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं उसमें पहला है एसबीआई, दूसरा है राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। ये गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है। एसबीआई का कभी राष्ट्रीयकरण हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है, इसलिए हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई। उसके बाद नेशनलाइज जितने हैं वो नेशनलाइज में आ जाएंगे, और तीसरा अन्य डाल दो, अदर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक पहला वाणिज्यिक बैंक का पार्ट है। दूसरा वाणिज्यिक बैंक का पार्ट क्या है भाई? दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स या पीबीज लिख लो, प्राइवेट बैंक्स, पीबीज, निजी क्षेत्र के बैंक। अब तीसरा क्या है भाई? तीसरा है एफबीज, फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंक। और चौथा क्या है भाई? चौथवा को नीचे लिख लो, डिफरेंशिएटेड बैंक। चौथा क्या है? डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशियल बैंक, विभेदी विभेदीकृत बैंक। अब फर्दर ये जो हमारे विभेदीकृत बैंक हैं, इनके भी कुछ प्रकार हैं। विभेदीकृत बैंक कौन होते हैं पता है आप लोगों को? कोई एग्जांपल दीजिए आप लोग, एनीवन, किसी को पता है? डिफरेंशियल बैंक क्या होते हैं? जैसे पेमेंट बैंक हो जाएंगे सर। बिल्कुल सही पकड़े हैं। आरआरबीज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब क्या है? डिफरेंशियल बैंक। तो इसके टाइप क्या हैं? आरआरबीज, दूसरा लोकल एरिया बैंक भी सुने हैं, लैब, लोकल एरिया बैंक। तीसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, और चौथा है पेमेंट। रियल बैंक्स हैं, ये भी 4 हैं, आरआरबीज, लैब, लोकल एरिया बैंक, तीसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक, और पेमेंट बैंक। क्लियर है ना बेटा सभी को? बताइए भाई, सभी को स्ट्रक्चर क्लियर है? कोई किसी को डाउट? सर जी स्क्रीन नहीं दिख रही। रीज्वाइन करिए, रीज्वाइन करिए, जिसको नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही हो थोड़ा सा रीज्वाइन कर लीजिए, सही हो जाएगा। क्यों भाई, अभी सभी लोगों को क्लियर है? हैं? तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट तो है नहीं है? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ बेटा। हम्म सर जी जो शॉर्ट में नाम लिखा है एक बार इन पर चर्चा कर दीजिए फिर से। चलिए फिर, अब क्लियर है तो वाणिज्यिक बैंक की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वाणिज्यिक बैंक किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक
हेडिंग लगा लो कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक या फिर वाणिज्यिक बैंक। हो रहा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चालू है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लीजिए जया जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। आधी रात को भी देख सकते हो लेक्चर, सुबह भी देख सकते हो, 2 साल बाद भी देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक की पहली विशेषता यह है कि ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं इनका जो मोटिव होता है ये प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, लाभ के उद्देश्य के मोटिव से ये बैंक होते हैं, यानी ये प्रॉफिट मोटिव के बैंक होते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, ये प्रॉफिट पाई प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मोटिव के बैंक होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट उद्देश्य होता है। दूसरी विशेषता क्या है, ये जमाएं स्वीकार करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट जनता के रखते हैं, ये जमाएं स्वीकार करते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे बैंक भी हैं जो जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं। कोई बताएगा इसका एग्जाम्पल कौन सा है जो जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं? एनीवन? क्यों भाई, कौन सा ऐसा बैंक है जो जमाएं स्वीकार नहीं करता? किसी को पता है? रिजर्व चलिए बैंक इंडिया। वो तो ठीक है, और भी बैंक हैं, पेमेंट बैंक। चलिए इसकी आगे बात करेंगे, पहले इस पे रहते हैं। ये जमाएं स्वीकार करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी इनकी विशेषता क्या है भाई, आप कॉमर्शियल बैंक में कितने तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब कितने अकाउंट के तरह, मतलब जरिए कॉमर्शियल बैंक जमाएं स्वीकार करता है। तो ये जो है करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आदि जमाएं, आदि जमाएं स्वीकार करता है, ठीक है ना। यानी जो हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है वो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा, और ये समय समय जमाएं, ठीक है, आदि तरह की जमाएं स्वीकार। चौथी विशेषता क्या है भाई, कि ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म ऋण देते हैं, अल्पकालिक ऋण देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते, ठीक है ना। क्यों भाई, अब ये शॉर्ट टर्म जो लोन देते हैं कॉमर्शियल बैंक, ये 3 तरह के लोन देते हैं शॉर्ट टर्म, 3 तरह के। ठीक है ना भाई, पहला है मनी एट कॉल, पहला क्या है, मनी एट कॉल, यानी ये ऋण 1 से 2 दिन से 15 दिन के लिए दिए जाते हैं। यानी आदमी कोई पैसा किसी को जरूरत है तो 1 से 2 दिन से 15 दिन के लिए मनी एट कॉल दिया जाता है। और दूसरा क्या है भाई, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ये सिक्योरिटीज के बदले लोन दिया जाता है। कैश क्रेडिट क्या होता है, ये सिक्योरिटी प्रतिभूति के बदले
प्रतिभूति के बदले लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, ठीक है ना। अब तीसरे तरह का क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई? क्यों भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये बैंक के जो विश्वसनीय, जो विश्वास पात्र ग्राहक नहीं होते हैं, कस्टमर नहीं होते हैं बैंक के, जमा राशि से अधिक निकासी का अधिकार देता है बैंक उनको। भाई उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है तो बैंक जो है उनको कहता है कि भाई वो लोन वोन लेता होगा, वापस कर देता होगा टाइम से, तो वो विश्वास पात्र बैंक के कस्टमर, ठीक है ना। तो उनके लिए बैंक जो है बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट यानी आप अधिक पैसे की निकासी का अधिकार देता है बैंक। तो ये तीन तरह से हैं। समझ में आया ना सभी को? क्लियर है ना बेटा? जी सर, बिल्कुल। पांचवी विशेषता क्या है कॉमर्शियल बैंक की? पांचवी विशेषता यह है कि ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख का सृजन करते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? साख का सृजन करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। साख का सृजन कैसे करते हैं भाई? ऋण दे करके, लोन दे करके। और भाई कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? और अगली इनकी विशेषता ये है, इनको रेगुलेट कौन करता है भाई? इनकी नियामक कौन है? इनका रेगुलेशन कौन आरबीआई करता है सर जी, इनका? हाँ, आरबीआई। तो इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो अगला लिख लो, इनको रेगुलेट आरबीआई करता है। आरबीआई कैसे करता है? इनको रेगुलेट आरबीआई करता है कॉमा लगा के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1949, ठीक है, के तहत करता है। यानी आरबीआई जो है इनका रेगुलेट करता है कॉमर्शियल बैंकों को, किसके तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन करता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं ना किसी को? क्यों भाई, बताओ रे जल्दी जल्दी। कोई भी डाउट हो तो जल्दी जल्दी बताइए, फिर उसका निदान हो ना जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाएगी। कुसुम जी को कोई डाउट नहीं। और इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? कॉमर्शियल बैंक की और विशेषताएं क्या हो सकती हैं, पता है आप लोग? क्यों भाई? हम्म और इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? आप लोगों को बताइए कुछ। नो सर। अच्छा ये बताओ, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर जो आरबीआई रेगुलेट करता है कॉमर्शियल बैंक,
तो आरबीआई के जो नियम कानून हैं वो कॉमर्शियल बैंक के ऊपर अप्लीकेबल हों, यानी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर जो सीआरआर, एसएलआर, ये क्या है, ये लागू होता है। सीआरआर, एसएलआर कॉमर्शियल बैंकों को रखना पड़ता है। कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर बेसल नॉर्म्स लागू होते हैं कि नहीं भाई? बेसल नॉर्म्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। बेसल नॉर्म्स जो बैंक पर लगते हैं, क्या वो कॉमर्शियल बैंक पे लगते हैं? बिल्कुल, बेसल नॉर्म्स जो लगते हैं, ठीक है, बेसल नॉर्म्स भी लगते हैं। और और क्या है? क्या फॉरेन का कोई भी विदेशी जो है कॉमर्शियल बैंक में एफडीआई कर सकता है? बैंकों में कितने नहीं प्रतिशत सर जी। एफडीआई है? नहीं है, अच्छा। और कोई बताए, है? हम्म कर सकता है सर। 74%। कितना है? 74% एफडीआई अलाउ है। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है? हम्म अब जैसे कॉमर्शियल बैंक जो हैं भारत के, वो बहुत सारे लोगों को लोन दे रखे हैं, तो लोन की रिकवरी भी कर सकते हैं लोग, यानी कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर लोन की रिकवरी भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारफेसी एक्ट शामिल होता है इसमें। तो सर अगला जी पॉइंट इसमें है लिखा लोन 74% एफडीआई अलाउ नहीं है, क्या मतलब इसका? अलाउ है, अलाउ है, अलाउ है, नहीं काट देंगे, ठीक है ना। लोन रिकवरी, लोन रिकवरी इसमें इसमें सारफेसी एक्ट के जरिए होता है। ठीक है ना? हम्म क्यों भाई? अच्छा ये बताइए अब आप लोग, एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम लोग जो है पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो कभी कभार मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक दिवालिया हो गया, तो क्या कॉमर्शियल बैंक से हम लोगों का पैसा मिल सकता है? क्यों भाई? जी सर। हैं? जी सर जी मिल मिल सकता है। सकता अंतिम, हाँ, अंतिम भुगतान तो फिर सर जी आरबीआई इसके लिए जिम्मेदार है सर। है? आरबीआई जिम्मेदार है कि और कोई संस्था है, कौन बताएगा? भारत सरकार 5 लाख, जिम्मेदार है सर। भारत सरकार, अच्छा। संस्था का नाम बताइए, वो क्वेश्चन आता है। तो 11 नंबर पॉइंट लिख लीजिए कि जनता से डिपॉजिट ले सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक जनता से डिपॉजिट लेते हैं, जमाएं स्वीकार करते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों स्वीकार करते हैं, ठीक है। और उसमें चेक भी जारी होता है, ये सब भी होता है। तो एक संस्था है डीआईसीजीसी, एक संस्था है डीआईसीजीसी, हम लोग आरबीआई में आप लोगों को पढ़ाए थे। आरबीआई की 5 सब्सिडरी में से एक है डीआईसीजीसी, याद है कि नहीं? क्यों भाई, याद है यस किसी सर। को? हैं सब्सिडरीज हैं, वो 5 सब्सिडरीज में से एक डीआईसीजीसी भी है, जिसके चेयरमैन एमडी पात्रा हैं। लिखवाए थे ना?
ये डीआईसीजीसी का काम क्या है? यही काम, डीआईसीजीसी का काम क्या है? क्यों भाई, डीआईसीजीसी का काम क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका, जल्दी बताओ। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। गारंटी यानी भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। ठीक है, यानी डीआईसीजीसी का काम क्या है कि डीआईसीजीसी संस्था जो है उसको इंश्योर्ड करती है कि आपने पैसा जमा किया है और वो बैंक बंद हो गई तो डीआईसीजीसी संस्था आपको 5 लाख रुपए तक का लॉस कवर करेगी, उससे ऊपर नहीं। 5 लाख तक रुपए तक का गारंटी देता है डीआईसीजीसी कि मान लीजिए कि बैंक बंद हो गया, दिवालिया हो गया, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 5 लाख तक का आपका पैसा डूबेगा नहीं। समझ में आया ना? तो 5 लाख रुपए तक का लॉस कवर करता है, ये गारंटी देता है डीआईसीजीसी। तो क्या लिखेंगे? डीआईसीजीसी संस्था इंश्योर्ड करती है, इंश्योर्ड करती है कि आपने पैसा जमा किया, पैसा जमा किया और वो बैंक बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया तो डीआईसीजीसी संस्था आपको 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए तक का लॉस कवर करती। ठीक है ना बेटा, सभी को क्लियर है? हैं? सर जी अगर 5 बताओ लाख भाई। से ऊपर है तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होता है सर? उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपका पैसा था ना वो। काहे इससे ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं? सर जी यह तो बड़ी दिक्कत हो सकती है सर। बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं जितना एक्स्ट्रा पैसा है मेरे अकाउंट में भेज दीजिए, ठीक है ना? फिर मैं देखता हूँ उसका क्या करना। हाँ, देखो 5 लाख से ऊपर रहता है तो 5 लाख तो बच जाएंगे, एक्स्ट्रा जो पैसा है वो डूब जाएगा। ये डीआईसीजीसी का, अरे भाई डीआईसीजीसी कौन भगवान थोड़ी है कि टपाटप को उसके पास बरस रहे हैं पैसा। तो ये कहानी है पूरी, ठीक है ना? अगर मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट और है, आप लोगों ने सुना होगा यूनिवर्सल बैंकिंग। कोई कॉमर्शियल बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग का काम शुरू कर सकता है अगर उसके पास 500 करोड़ पूंजी हो तो। यानी अगला पॉइंट लिख लो, यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंकिंग, यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंकिंग शुरू करनी है तो 500 करोड़ पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। वही बैंक जो है यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं। अगर उनके पास पूंजी 500 करोड़ रुपए से कम है तो यूनिवर्सल बैंक उनको दर्जा नहीं दिया जाता।
ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई। सर जी यदि किसी को जैसे बैंक खोलनी है तो उसके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए, तभी वो कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आ पाएगा। कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में नहीं महाराज, यूनिवर्सल बैंक की श्रेणी में, यूनिवर्सल बैंक की श्रेणी में अगर आना है उसको, तो उसके पास 500 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। ठीक है ना। जी सर। अब चलते हैं आगे। सारे पॉइंट्स क्लियर है ना सभी को? हाँ बेटा, जी सर। आज की कथा यहीं पे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब कल की कथा यहीं से शुरू होगी।